नमस्कार, स्वागत है बच्चों आप सभी का एक बार फिर से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं बच्चों। टॉपिक का नाम है स्मृति यानी मेमोरी। तो इस टॉपिक को हम करेंगे बच्चों। तो क्या मेमोरी होती है, कितने प्रकार की होती है, सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। तो क्लास की करते हैं बच्चों शुरुआत बिना किसी रुकावट के। तो सबसे पहले बात आई बच्चों कि मेमोरी है क्या। व्हाट इज मेमोरी, स्मृति होती क्या है बच्चों। देखो, किसी भी किसी व्यक्ति की चीज़ों को जो याद रखने की जो क्षमता है ना बच्चों, उसी को मेमोरी कहते हैं। मतलब आप चीज़ों को कितने लंबे समय तक याद रख सकते हो, इसी को हम क्या कह रहे हैं बच्चों, मेमोरी कह रहे हैं। डन है बात। चीज़ों को याद करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, मेमोरी। तो कुछ चीज़ें आप बहुत लंबे समय तक याद रख पाते हो, कुछ चीज़ें आप बहुत जल्दी भूल जाते हो। ऐसा क्यों होता है, ये जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। जो पहले आप सीखा जा चुका है बच्चों, उसे चेतन मन में लाना। जो आपने सीख लिया है उसे कॉन्शियस माइंड में लाना। चेतन मन का मतलब क्या होता है, कॉन्शियस माइंड। ठीक है। तो जो आपने सीखा है उसे आपको कॉन्शियस माइंड में लाना, ये भी क्या है बच्चों, मेमोरी है। चीजों का अचेतन मन से चेतन मन में आना भाई। हाँ, हमारे पास क्या होता है बच्चों, अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में चीजों को लाना। होता है क्या है बच्चों, जो हम चीजें, जो घटनाएं हमारे सामने आती है, कई बार वो अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। वहां से उनको कई बार जरूरत पड़ने पर हम रिकॉल करते हैं बच्चों, कॉन्शियस माइंड में लाते हैं। इसे भी स्मृति कहते हैं बच्चों। अचेतन मन उन सभी यादों और अनुभवों को संग्रहित करता है जिनके बारे में हम सचेत रूप से नहीं सोच पाते। ये कह रहा है जो अनकॉन्शियस माइंड होता है ना, ये उन चीज़ों को भी सोचता है, उन चीज़ों को भी स्टोर करता है जिसे हम कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस रह के क्या नहीं कर पाते बच्चों, सचेत रह के सोच नहीं रहे होते हैं। वो भी हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जा रहा होता है। जैसे हमने पढ़ा है ना एनालिसिस वाली थ्योरी, किसकी, सिगमंड फ्राइड वाली। ठीक है। अचेतन मन होता क्या है, देखो कहानी सिंपल शब्दों में समझो। हम, जो हमारे पास अनकॉन्शियस, या ये कह लो हमारे पास एक तो अनकॉन्शियस माइंड है, एक सब कॉन्शियस माइंड है। तो हमारे बार क्या होता है, कई बार चीज़ें हम इग्नोर मार देते हैं हम, या लेकिन हमारा माइंड उसको स्टोर करके रखता है। ठीक है। ये कह रहा है यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बच्चों, मेमोरी इज नॉट पैसिव, इट इज एन एक्टिव रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस। हमारी मेमोरी है, याददाश्त है, वो पैसिव चीज़ नहीं है बच्चों, ये एक्टिव है बच्चों। और एक्टिव के साथ बच्चों हमारी मेमोरी सक्रिय रहेगी। सक्रिय रहेगी। सक्रिय रहने का मतलब क्या होता है बच्चों, हमारी जो याददाश्त है ना, उसमें कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग होती रहती है। हम नई चीज़ें उसमें जोड़ते रहते हैं, पुरानी चीज़ें हटाते रहते हैं। रिकंस्ट्रक्शन का यही मतलब है। ये नहीं कि आपने जो चीज़ें आज से 50 साल पहले याद की थी वही रहेंगी, नई नई चीज़ें भी आती रहेंगी आपकी मेमोरी में। रिकंस्ट्रक्शन का ये मतलब है बच्चों। ठीक है। स्मृति भावनाओं, अभिप्रेरणा और परिस्थिति से प्रभावित होती है बच्चों। तो आपकी जो मेमोरी है, इमोशंस, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो आपके दिल के काफ़ी करीब है, जो आप हमेशा याद रखते हो, क्योंकि वो आपके इमोशन से जुड़ी हुई है। इसी प्रकार बच्चों मोटिवेशन से भी बच्चों आपकी मेमोरी, कई बार मोटिवेट करने से मेमोरी आपकी शार्प हो जाती है। तो मोटिवेशन भी मेमोरी को प्रभावित करता है। और बच्चों परिस्थितियाँ, परिस्थितियाँ भी आपकी मेमोरी को प्रभावित करते हैं। आपकी यादें कैसी हैं, सुखद है या आपकी यादों में चिंता है, निराशा है, तो किस प्रकार, तो जैसी परिस्थिति होगी। ठीक है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, अच्छी, अगर परिस्थितियाँ बहुत अनुकूल हैं, हमारे पास इन्वायरमेंट ऐसा है कि सब आपके अनुकूल है, तो आपकी मेमोरी भी शार्प रहेगी, आप चीज़ों को अच्छी तरह से सीखोगे। लेकिन परिस्थितियाँ ही ऐसी है कि आप तनाव में, टेंशन में रहते हो, तो इसका फर्क आपकी मेमोरी पे भी पड़ेगा। ये बात यहाँ चल रही है बच्चों। तो ये तो बेसिक बेसिक सी बातें थी भाई, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। तो एक दो जो मनोवैज्ञानिक है उनकी परिभाषा देख लो। विलियम जेम्स क्या कहते हैं बच्चों, स्मृति किसी ऐसी घटना या तथ्य का ज्ञान है जिसके बारे में हमने कुछ समय तक नहीं सोचा हो। ठीक है, ये कह रहा है बच्चों विलियम जेम्स। उसके बाद, ठीक है, तो मतलब जिसके बारे में हम, जैसे मान लो कोई भी घटना है, जैसे मान लो कुछ समय पहले आप एक शादी में गए थे। ठीक है। और आप थोड़े समय के बाद क्या होगा, मान लो आप 10 दिन पहले गए थे, तो कुछ दिन बाद, 10 दिन बाद आप उस चीज़ को भूल गए हो। तो ये आपकी मेमोरी हो गई, मेमोरी में चला गया भाई। अगर कोई याद दिलाएगा, यार उस दिन तुम उस बंदे की शादी में गए, तो तब आपको याद आ जाएगा। ये बात कह रहा है ये। ठीक है। जो कुछ पहले सीखा जा चुका है उसे चेतन मन में लाना ही स्मृति है। जो आपने सीख लिया है, जरूरत पड़ने पर आप उसे क्या करोगे, कॉन्शियस माइंड में लाओगे, यही स्मृति है। ये हमने पढ़ा भी है, ये वुडवर्थ की डेफिनेशन है बच्चों। ठीक है। और मेमोरी इज द परफेक्ट इटरेशन, इटरेशन का मतलब बार बार जो चीजें करते हैं। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है।
इसका मतलब यह है कि जो चीज़ें हम बार बार करेंगे वो हमारी याददाश्त में बैठ जाएगी और पक्की हो जाएगी वो हमारी मेमोरी के अंदर बच्चों। ठीक है। अब देखो बच्चों, कुछ गुण है हमारी स्मृति के। यह एक मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक का मतलब मेंटल प्रोसेस है बच्चों। ठीक है। दिमाग का यूज होगा बच्चों स्मृति के अंदर। चीजों को याद रखने में मेंटल प्रोसेस है बच्चों। स्मृति आधार अर्जित अनुभव है बच्चों। तो स्मृति का जो आधार है वो अर्जित अनुभव है। आपका जो एक्सपीरियंस है ना, वो बेस ऑफ मेमोरी है आपकी। तो जैसे आपके अच्छे बुरे एक्सपीरियंस है वैसी आपकी मेमोरी रहेगी। आपकी यादें अच्छी बुरी इस बात पर निर्भर करेगा कि जब आप लोगों और समाज के साथ इंटरेक्ट करते हो तो आपका अनुभव कैसा रहा बच्चों। ठीक है। यह संग्रहण, प्रतिधारण व पुनः स्मरण की क्षमता है। ठीक है। इंग्लिश में क्या कहेंगे, इट इज एबिलिटी टू स्टोर, रिटेन एंड रिकॉल इन्फॉर्मेशन। ठीक है। डाटा को स्टोर करने की, रिटेन का मतलब है बनाए रखने की। ठीक है। आपने कोई अपने दिमाग में स्टोर कर लिया तो लंबे समय तक अपने दिमाग में उस जानकारी को बनाए रखना। और रिकॉल इन्फॉर्मेशन, जब जरूरत पड़े उसे दोबारा हम क्या कर लेंगे, रिकॉल कर लेंगे बच्चों। ठीक है। मानव को सामाजिक बनाने में सहायक। अब आप कहोगे सर मेमोरी मानव को सामाजिक बनाने में कैसे सहायक है। बिल्कुल है भाई। ठीक है। अगर आप समाज में लोगों को याद ही नहीं रखोगे तो फिर आप समाजीकरण की प्रक्रिया कैसे करोगे। जैसे मान लो आप किसी पार्टी में गए, किसी दोस्त से किसी नए व्यक्ति से मिले। अब आपकी मेमोरी में जब वो व्यक्ति रहेगा तो जब आप दोबारा उससे मिलोगे तो हेलो हाय, ठीक है, चाय साय, ये सारी बातें करोगे। अगर आप उसे भूल जाओगे तो फिर समाजीकरण की प्रोसेस होगी नहीं, आप इंटरेक्ट नहीं करोगे उससे दोबारा। तो सामाजिक बनाने में भी सहायता करती है। कल्पना, तर्क व चिंतन में सहायता है बच्चों। ठीक है। अब इमेजिनेशन कर रहे हो भाई, ठीक है, या किसी प्रकार का रीजनिंग कर रहे हो या किसी प्रकार का मेडिटेशन कर रहे हो, सब में मेमोरी की जरूरत पड़ेगी बच्चों। ठीक है। उसके बाद है बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, मेमोरी डेवलप विद एज एंड एजुकेशन। जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ेगी और आपकी शिक्षा बढ़ेगी, आपकी मेमोरी भी शार्प होती रहेगी भाई। ठीक है। छोटे बच्चों को उतनी चीज़ें याद नहीं रहेगी। जैसे जैसे आप एज बढ़ेगी आप चीज़ें ज़्यादा याद कर पाओगे। ठीक है। हालांकि एक समय के बाद थोड़ा हमारे पास विस्मृति भी हो जाती है, लेकिन फिर भी एजुकेशन का भी प्रभाव पड़ेगा बच्चों। ठीक है। एजुकेशन का प्रभाव पड़ेगा आपकी मेमोरी के ऊपर। चिल्ड्रंस मेमोरी इंप्रूव थ्रो गाइडेड प्रैक्टिस। ठीक है। तो जो कह रहा है बच्चों की जो मेमोरी है ना वो निर्देशन से क्या होगी बच्चों, इंप्रूव होगी। तो प्रॉपर तरीके से हम निर्देशन देंगे, बच्चों को गाइड करेंगे तो उनकी मेमोरी इंप्रूव होगी। ये बात यहाँ कही जा रही है। उसके बाद बच्चों एक अच्छी मेमोरी के क्या क्या गुण होने चाहिए बच्चों। एक्यूरेसी होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए बच्चों। शुद्धता का मतलब है कि जो चीज़ें आप याद रखोगे सही तरीके से याद करो रखोगे। ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है, आप किसी दोस्त के साथ गए थे एक जगह पे, ठीक है, और आपके दिमाग में वो चीज़ें स्टोर हो गई। अब अगली बार जब आप गए तो आपको रास्ता याद नहीं रहा। इसका मतलब सही तरीके से जानकारी आपके दिमाग में स्टोर नहीं हुई। तो जो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में स्टोर होनी चाहिए उसके अंदर एक्यूरेसी होनी चाहिए। अधिकतम प्रतिधारण क्षमता, यानी लंबे समय तक आपकी मेमोरी चीज़ों को याद करके रखे आपका दिमाग, ये अच्छी मेमोरी की विशेषता है बच्चों। ठीक है। सेलेक्टिव फॉरगेटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सेलेक्टिव फॉरगेटिंग, अनुपयोगी बातों को भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आदमी जो काम की बातें नहीं है उन्हें नहीं भूलेगा तो फिर क्या होगा, दिक्कत होगी बच्चों। ये उस केस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जैसे कई बार हम दुखद घटनाएं हैं उन्हें भूलना जरूरी होता है। तो हमारा दिमाग क्या करता है बच्चों, जो बेकार की बातें हैं उन्हें भूल जाता है। कई बार हमें जोर देकर भी चीज़ों को भूलना पड़ता है। तुमने पढ़ा होगा, एक होता है, अभी हम पढ़ेंगे, दो वर्ड आते हैं ना, हाँ, एक तो भाई अपने आप भूल जाएंगे हम चीज़ों को, और एक हम जोर दे के बोलेंगे। दो वर्ड आएंगे आगे, हम अभी उनके बारे में बात करेंगे बच्चों। ठीक है। लंबे समय तक याद रहना या मैक्सिमम रिटेंटेशन का तो लगभग एक ही जैसा मतलब निकलता है, लेकिन थोड़ा फर्क है इनमें। फास्ट रिमेम्बरिंग एंड रिकॉलिंग, तो आप चीज़ें जल्दी जल्दी याद कर पाओ और जब जरूरत पड़े तो तुरंत आपको याद आ जाना चाहिए, ये विशेषता है बच्चों। यूटिलिटी, आपने अपने दिमाग में जो चीज़ें डाली है उनका यूज़ होना चाहिए। ये नहीं कि तुम सारा दिन रील देख रहे हो, रील की जानकारी तुम्हारे दिमाग में कोई यूज़ ही नहीं है। तो अपने दिमाग में ज्ञान की चीज़ें डालो। यूटिलिटी का मतलब उपयोगिता होनी चाहिए। ये गुण है बच्चों एक अच्छी मेमोरी के। उसके बाद हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर ऐसे कौन कौन से हिस्से हैं जो हमारी मेमोरी के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है। न्यूरो साइकोलॉजिकल बेसिक ऑफ मेमोरी, तो हमारे ब्रेन के अंदर दो तीन बातें याद रखना। एक तो होता है बच्चों हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस, ठीक है। हिप्पोकैम्पस बच्चों, अगर थोड़ा आपको साइंस की नॉलेज है तो एक हमारा लिम्बिक सिस्टम होता है, उसका पार्ट है। नहीं भी है तो कोई बात नहीं, याद रखना हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस क्या करता है बच्चों, ये अल्पकालिक स्मृति को दीर्घकालिक स्मृति में बदलता है।
इसका मतलब क्या है बच्चों, शॉर्ट टर्म मेमोरी को ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलेगा। कौन बच्चों, हिप्पोकैम्पस। जैसे देखो, आप अपने जीवन में आपके दुनिया भर की चीज़ें होती है, लेकिन कुछ चीज़ें आप कभी नहीं भूलते, वो लंबे समय तक आपको याद रहती है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलने का काम इसका है बच्चों, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी को ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलता है, सबसे मेन काम इसका ये है, ठीक है। हिप्पोकैम्पस का काम पूछे तो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद बच्चों, जो हिप्पोकैम्पस क्या होता है, अधिगम एवं स्थानिक स्मृति। जो अधिगम, डायरेक्शन, लोकेशन से रिलेटेड चीज को हम स्थानिक कहते हैं ना, तो हम डायरेक्शन, लोकेशन जो याद रखते हैं और जो नई चीजें सीखते हैं, उसमें भी हिप्पोकैम्पस का योगदान है बच्चों, ठीक है। अब हिप्पोकैम्पस को अगर नुकसान पहुंच जाए तो हम नई मेमोरी नहीं बना पाएंगे, नई चीजें याद नहीं कर पाएंगे बच्चों। और बच्चों, एंटीरियो ग्रेड अमनेसिया इसको कहते हैं बच्चों। तो याद रखना बच्चों, ये एक बीमारी हो जाएगी जब हम चीज़ों को याद नहीं कर पाएंगे, नई चीज़ों को। ये तब होता है जब हमारे हिप्पोकैम्पस को क्या हो जाए, नुकसान पहुंच जाए। तो क्या कहता है बच्चों इसको, एंटीरो, ठीक है, ग्रेड अमनेसिया। तो ये एक बीमारी है जब हम नई चीज़ों को याद नहीं कर पाते बच्चों। तो हिप्पोकैम्पस का काम है शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलना और नई जानकारी, नई मेमोरी बनाना बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चों, एक हमारे ब्रेन के अंदर है एमीगडला या एमीगडाला इसको कहते हैं बच्चों। तो ये क्या करता है बच्चों, ये भावात्मक मेमोरी से रिलेटेड है, यानी ये इमोशनल मेमोरी से, जो हम आप इमोशनल जो आपकी मेमोरी है, ठीक है, इमोशनल इमोशनल मेमोरी से ये रिलेटेड है बच्चों, ठीक है। तो इमोशनल मेमोरी से रिलेटेड है। कुछ बंदे बहुत इमोशनल होते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो कभी भूल ही नहीं पाते वो। तो इमोशनल जो चीज़ें हैं वो एमीगडाला से रिलेटेड है। ये क्या करता है बच्चों, डर, चिंता और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये डर के समय पर, चिंता के समय पर, और जब आप भावनात्मक रूप से अस्थिर है उस समय आपको कंट्रोल करेगा बच्चों। तो तुमने देखा होगा कई लोग भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, भावनाओं में बह के गलत कदम उठा लेते हैं। तो एमिगडाला जो है बच्चों, ये आपको कंट्रोल करता है जब आप टेंशन में हो या किसी प्रकार का इमोशनल इम्बैलेंस आपकी बॉडी के अंदर हो बच्चों, ठीक है। एक हम आगे पढ़ेंगे, फ्लैश बल्ब मेमोरी होती है बच्चों, इसमें एमिगडला का योगदान है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर आपसे पूछे फ्लैश बल्ब मेमोरी ब्रेन के कौन से हिस्से से रिलेटेड है, तो एमिगडाला। उसके बाद बच्चों, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये ब्रेन का सबसे बाहर वाला पार्ट होता है, इसे कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का मतलब बाहर वाला हिस्सा। सेरिब्रल कॉर्टेक्स मस्तिष्क की बाहरी परत है। यह दीर्घकालिक स्मृतियों के संग्रह का मुख्य कारण है। कह रहा है जो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहती है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ही रहती हैं बच्चों। सिमेंटिक और एपिसोडिक मेमोरी का भंडारण यही होता है। ये भी बच्चों मेमोरी की प्रकार है, सिमेंटिक और एपिसोडिक। अभी हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। सोच, तर्क, भाषा और निर्णय लेने की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है बच्चों ये आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो ये ब्रेन के कुछ हिस्से हैं जो अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड है, ये भी आपको थोड़े याद रखने पड़ेंगे बच्चों। उसके बाद बच्चों, जब भी हमारा दिमाग कोई चीज़ याद करता है तो उसके 3 स्टेप होते हैं बच्चों। हमारा दिमाग चीज़ों को मुश्किल तरीके से याद नहीं कर पाता। तो पहले हमारा दिमाग, जैसे भाई तुम चीज़ों को ट्रिक से याद नहीं करते हो, तो वैसे हमारा दिमाग भी ट्रिक से चीज़ों को याद करेगा। तो सबसे पहले बच्चों इकोडिंग होती है, पहला स्टेप है इकोडिंग। हमारा दिमाग क्या करता है, पहले चीज़ों को समझता है सिंपल तरीके से, उसी को इकोडिंग कहते हैं बच्चों। कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन इनटू सच अ फॉर्म विच कैन बी स्टोर्ड, ठीक है। तो हमारा दिमाग क्या करेगा, इकोड करेगा इन्फॉर्मेशन को। कोई भी जानकारी आपके पास आएगी तो हमारा दिमाग उसे क्या करेगा, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर करने की कोशिश करेगा। तो पहला स्टेप हमारा दिमाग क्या करता है, इकोडिंग करता है बच्चों। क्या करता है, इकोडिंग करता है। अब देखो बच्चों, इकोडिंग में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं भाई। हमारा दिमाग किसी दृश्य को, किसी विजुअल को स्टोर कर सकता है, या कोई ध्वनि हो सकती है, या सिमेंटिक का मतलब है या कोई अर्थ हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो कि भाई कोई भी वर्ड है, जैसे मान लो अगर मैं आपको एक वर्ड दे दूं, प्रेम दे दूं, प्रेम, तो हमारे दिमाग के लिए मुश्किल हो सकता है कि भाई प्रेम शब्द को स्टोर करके रखना। लेकिन अगर हमारे अच्छी तरह से हमारे दिमाग को प्रेम का अर्थ पता हो तो हमारा दिमाग इसको स्टोर कर सकता है, यानी इसका समझ के जानकारी को स्टोर करने की कोशिश करता है हमारा दिमाग, ठीक है। तो रैंडम चीज़ें स्टोर नहीं करता। जैसे कहानी होती है, एक के बाद एक स्टेप आता है, तो इस तरह से हमारा दिमाग एक कोड बनाता है और कोड की फॉर्म में जानकारी स्टोर है हमारे दिमाग के अंदर। हर चीज़ की जानकारी कोड की फॉर्म में स्टोर है, इसको कहते हैं ई कोडिंग। दूसरी चीज़ बच्चों, जब हमारा दिमाग किसी चीज़ को सिंपल तरीके से समझ लेता है फिर स्टोर करता है, तो दूसरा स्टेप है बच्चों स्टोरेज, ठीक है। दूसरा स्टेप है स्टोरेज।
अब स्टोरेज में क्या क्या आएगा बच्चों, कहाँ पे जानकारी को स्टोर करना है, कहाँ पे जानकारी को स्टोर करना है, ठीक है, कितने समय के लिए करना है, कितने समय के लिए जानकारी को स्टोर करना है, कितने समय के लिए जानकारी को स्टोर करना। जो जानकारी हम लंबे समय तक यूज़ नहीं करते, हमारा दिमाग एक समय के बाद उसे डिलीट कर देता है बच्चों, ठीक है। कितना कितना आपको स्टोर करना है, कई बार आप पढ़ते तो पूरी बुक हो लेकिन उसमें से आपको 2-4 लाइन ही आपके दिमाग में जा पाती है, तो कितना स्टोर करना है, कहाँ करना है, कितने समय के लिए करना है, और कितना डाटा स्टोर करना है, और टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर, कैसी जानकारी स्टोर करनी है, ठीक है, क्या ऑडियो से रिलेटेड है, क्या वीडियो से रिलेटेड है, क्या कोई घटना है, ये ऐसी बातें बच्चों। उसके बाद जब भी आपके दिमाग में चीज़ें स्टोर होगी, जब भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तीसरा स्टेप होता है उसको यूज़ करना बच्चों, ठीक है। जैसे आपने चीज़ें बहुत अच्छी तरह से याद कर ली, अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आपको वो रिट्रीव करनी है। अगर आप रिट्रीव ही नहीं कर पाए फिर फ़ायदा क्या, ठीक है। तो रिट्रीवल का मतलब है कि जब आपको जरूरत पड़े उस जानकारी को दोबारा लाओ। आपने क्वेश्चन याद किया था, एग्जाम में वो क्वेश्चन आया, तुम उसे रिकॉल करोगे, लिख दोगे बच्चों। ये 3 स्टेप होते हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये, इकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल बच्चों, ठीक है, ESR। तो क्या है बच्चों, ESR, इकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल, ये 3 स्टेप है बच्चों। अब बच्चों इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, अब हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, भाई हमारा दिमाग कैसे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है इसके बारे में बताया गया है इसके अंदर। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल जिसे हम कहते हैं बच्चों सूचना प्रक्रमण मॉडल। ये मॉडल बच्चों किसने दिया था बच्चों, रिचर्ड एटकिंसन ने दिया था ये। और बच्चों एक है रिचर्ड, एक है सिफरिन, इन 2 व्यक्तियों ने दिया था, दोनों ही रिचर्ड है। तो आप कह सकते हो एटकिंसन, एटकिंसन और सिफरिन ने ये मॉडल दिया था 1968 में बच्चों, ठीक है। इसको और नामों से भी जाना जाता है, मल्टी स्टोरेज, मल्टी स्टोर मॉडल भी कहते हैं इसको, बहु भंडार मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये बताएगा कि भाई कैसे हमारा दिमाग जानकारी को स्टोर करता है। सूचना प्रक्रमण मॉडल स्मृति को एक क्रमिक प्रक्रिया के रूप में समझाता है। ये कहता है भाई जो हम जानकारी हमारे दिमाग में स्टोर होती है ना, वो रैंडम चीजें नहीं है, वो एक ऑर्डर में जानकारी स्टोर होगी। तो कैसे पहले क्या चीज स्टोर होगी ये बताता है ये आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, जिसमें सूचना विभिन्न स्मृति भंडारों से होकर गुजरती है और अंततः स्थायी रूप से हमारे दिमाग में स्टोर हो जाती है। तो अलग अलग प्रोसेस से गुजरेगी जानकारी और लास्ट में हमारे दिमाग में स्टोर हो जाएगी। तो समझो कैसे होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानकारी ग्रहण करते हैं सेंसरी मेमोरी, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेंस ऑर्गनों से जानकारी ग्रहण करते हैं, सेंसरी मेमोरी। अब सेंसरी मेमोरी आपकी कन्वर्ट होती है बच्चों दूसरे नंबर पे शॉर्ट टर्म मेमोरी में, और शॉर्ट टर्म मेमोरी फिर आपकी कन्वर्ट होती है बच्चों लॉन्ग टर्म मेमोरी में। तो इस प्रकार से जानकारी हमारे दिमाग में चलेगी। तो पहले हम अपने ज्ञानेंद्रियों से, आँख से, नाक से, कान से जानकारी ग्रहण करते हैं, फिर कुछ समय के लिए वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है, फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी से जानकारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। तो इस प्रकार स्टेप वाइज चलेगा बच्चों, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो इसको ही हम क्या कह रहे हैं बच्चों, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, एटिंगसन और जो हमारे सिफरिन भैया ने दिए थे, ये मॉडल है बच्चों आपके। अब चलते हैं बच्चों, ये अलग अलग प्रकार की सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है इनके बारे में जानते हैं बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी बच्चों वो मेमोरी है जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से करते हैं, सेंस ऑर्गन से करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। तो अपने सेंस ऑर्गन से हम जिस मेमोरी, ठीक है, सेंस ऑर्गन से जो जानकारी हमें मिलेगी वो सेंसरी मेमोरी है बच्चों, ठीक है, सेंसरी मेमोरी। और ये बहुत कम समय के लिए आपके पास स्टोर रहेगी बच्चों। सूचना इंद्रियों के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं, जैसे आपने कोई चीज देख ली, भाई लाल कलर की वस्तु एक लेडी ने पहन रखी है, लाल कलर की ड्रेस, तो ये आपने उसका रंग देख लिया अपनी आंखों से, तो इंद्रियों के माध्यम से आपने जानकारी ग्रहण कर ली। बहुत अल्प समय तक रहती है, बहुत कम समय के लिए रहती है, शॉर्ट टर्म के लिए रहती है, स्थायी रूप से संग्रहित नहीं होती, और ये आपकी परमानेंट रूप से स्टोर नहीं होती। जैसे आप मार्केट में गए, आपने देखा एक लेडी है, लेडी ने लाल कलर की ड्रेस पहन रखी है, तो कुछ समय बाद आपका दिमाग उसे भूल जाएगा, ये आपकी सेंसरी मेमोरी है बच्चों, ठीक है। या आपने कोई आवाज सुन ली कि एक सुंदर सुंदर गाना गा रहा है, तो इस प्रकार की मेमोरी। संवेदी स्मृति पर्यावरण और मस्तिष्क के बीच अस्थायी सेतु का कार्य करती है बच्चों। ये क्या करती है, हमारे ब्रेन को पर्यावरण से जोड़ती है, क्योंकि हम ज्ञानेंद्रियों की मदद से ही, सेंस ऑर्गन की मदद से ही तो पर्यावरण में जो घटना हो रही है उसकी जानकारी हमें ये देती है। तो पर्यावरण और दिमाग के बीच में पुल का काम करती है बच्चों हमारे सेंस ऑर्गन, ठीक है, पर्यावरण की जानकारी दिमाग तक पहुंचाने का काम है।
ध्यान न देने पर अधिकांश सूचना नष्ट हो जाती है। तो ध्यान न देने पर अधिकांश सूचना नष्ट हो जाती है, वो अलग बात है। कई बार हम बहुत ध्यान दे देते हैं, जैसे मान लो किसी को पहले नज़र में प्यार हो गया, पहली नज़र में ऐसा जादू कर दिया, तो आप ने पहली नज़र में देखा किसी को और आप लंबे समय तक उसको याद रखोगे, तो आपका इंटरेस्ट है उसमें, तो आप उस पर ध्यान दे रहे हो। ध्यान नहीं दोगे तो ज़्यादातर जानकारी आपकी नष्ट हो जाएंगी बच्चों। अब वही वही बात आ गई भाई, अब आप जो कोई इंद्रियों से कोई जानकारी ग्रहण करोगे तो वो कितने प्रकार की हो सकती है। या तो आप कोई दृश्य देख रहे होंगे, कोई सीन देख रहे होंगे, या आप कोई चीज सुन रहे होंगे, कोई आवाज सुन रहे होंगे, या कोई चीज आप टच कर रहे हो बच्चों। ठीक है, टच से भी आपको चीजों का अनुभव हो गया, आपने कोई चीज टच की कि भाई ठंडी है, गर्म है, इस प्रकार की जानकारी हो सकती है। तो आपकी सेंसरी मेमोरी आइकनिक हो सकती है, कोई आइकन दिखता है ना, मैं तो देखने से रिलेटेड। इको का मतलब है साउंड से रिलेटेड, और हैप्टिक का मतलब है कोई टेंजिबल चीज बच्चों, टैक्टाइल स्पर्श जिसे हम कर सकते हैं भाई, छू के आपको किसी चीज का पता चला। ठीक है, टच से रिलेटेड चीजें बच्चों। उसके बाद दृश्य सूचनाएं लगभग आधा सेकंड तक रहती है। जो चीजें हम देखते हैं ना, उसको हमारा दिमाग ज्यादातर नॉर्मल चीजों को आधा सेकंड तक याद रखता है, अगर उनमें इंटरेस्ट ना हो हमारा तो। और लेकिन जो सुनते हैं तो वो 2 से 4 सेकंड तक रहती है। इसका मतलब है जो चीजें हमें सुनाई देती है वो लंबे समय तक रहती है, हमारा दिमाग याद करता है। शॉर्ट टर्म की बात हो रही है, जो हम सेंस ऑर्गनों से, तो कान से सुनी हुई चीज 2 से 4 सेकंड तक हमें याद रहती है, और आंख से देखी हुई चीज, आंखों के सामने तो दुनिया भर की चीजें आ रही है। ठीक है, तो वो आधा सेकंड तक हमारा माइंड याद रख पाता है। ये सेंसरी मेमोरी के रेफरेंस में बात है। लेकिन कई लोगों को यहाँ मेरी बात से गड़बड़ हो सकती है, लोगों को लग सकता है कि जो हम चीजें देखते हैं वो लंबे समय तक याद रहती है, जैसे हम वीडियो देखते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, वीडियो में आप आवाज भी सुन पा रहे हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, केवल आप अकेली वीडियो को लंबे समय तक याद नहीं रख पाओगे, वीडियो के साथ आप आवाज भी सुनते हो। ठीक है, तो आवाज हमारा ब्रेन ज्यादा समय तक याद रखता है, कोई आवाज की फॉर्म में जानकारी होगी तो। उसके बाद दूसरे प्रकार की मेमोरी होती है बच्चों शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, अल्पकालिक स्मृति। ये लगभग हम 30 सेकंड तक चीजों को, ठीक है, 30 सेकंड से कम कम भाई, ठीक है, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं होगी, 30 सेकंड से कम समय तक हम चीजों को याद रख पाएंगे, तो उसे कहते हैं अल्पकालिक मेमोरी बच्चों। ठीक है, लिमिटेड कैपेसिटी, इसकी लिमिटेड कैपेसिटी होती है, ज्यादा चीजें हम स्टोर नहीं कर पाते। ठीक है, और एक व्यक्ति है बच्चों जॉर्ज मिलर, इनके अनुसार जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है ना, ये 5 से 9 चीजें ही याद कर पाती हैं बच्चों। तो 5 से 9 चीजें ही हम अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर डाल सकते हैं। जैसे मान लो मैं वर्ड बोलना शुरू कर दूं, तो मिनिमम आप 5 से 9 वर्ड तक ही याद रख पाओगे, उससे ज्यादा नहीं रख पाओगे। ठीक है, उसके बाद है बच्चों सूचनाओं को समूहों में बांटने से क्षमता बढ़ती है। कह रहा है कि भाई अगर हम एक लंबी चीज याद करें, उसके मुकाबले अपन छोटे छोटे टुकड़ों में बांट ले जानकारी को, तो याद रहेगा। जैसे कई लोगों को पूरा मोबाइल नंबर याद करना मुश्किल हो जाता है, जैसे मैं कोई भी मोबाइल नंबर लिख दूं रैंडमली, मेरा नहीं है ये, कहीं सोचो सर का है, तो कई लोग इसको ऐसे याद नहीं कर पाते। ठीक है, ये पूरा, तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में, कई लोग इसको ऐसे याद करते, 73, 15, 25, 17, 08, तो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के याद करना आसान हो जाता है, ये कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान हटते ही सूचना नष्ट हो जाती है, जब तक आप कंसंट्रेट करोगे तब तक जानकारी रहेगी, उसके बाद नष्ट हो जाएगी। ठीक है, और बार बार रिपीटेशन, यानी बार बार अगर आपके सामने कोई चीज आएगी शॉर्ट टर्म मेमोरी में, तो फिर क्या होगी, वो इन्फॉर्मेशन एक्टिव हो जाएगी, तो हो सकता है फिर आपकी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाए। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी यही, जैसे सीधी सी बात है भाई, आप गली से जा रहे थे, आपने यहाँ पे देखा एक लेडी क्या कर रही है, वॉक कर रही है, तो आप 25-30 सेकंड तक बाद आप भूल गए, कल फिर गए, फिर आपने देखा, तो 2-4 दिन के बाद आपको याद हो जाएगा रोज यहाँ से एक लेडी वॉक करने जाती है। तो रिपीटेशन चीजों को क्या करती है बच्चों, लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदल देती है। जैसे बच्चों को हम पहाड़ा पढ़ाते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कुछ समय बाद बच्चों रिपीट 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 होके उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। तो यहाँ पे ये बातें हैं बच्चों। अब है बच्चों लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी कई प्रकार की होती है बच्चों, ये लंबे समय तक हमें याद रहेगी। ठीक है, सूचना का स्थायी भंडारण, इसका मतलब है कोई जानकारी आपके ब्रेन के अंदर आ गई, लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ गई, तो वो परमानेंट रहेगी आपके ब्रेन के अंदर बच्चों। ठीक है, और इसकी जो क्षमता होती है बच्चों असीमित होती है, इन्फिनिटी इसकी कैपेसिटी होती है बच्चों, और ज़्यादातर चीज़ें आपको लाइफ टाइम याद रहेंगी अगर आपकी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ गई। ठीक है, पूरे जीवन तक याद रहती है। जैसे मैंने बचपन में 2 का पहाड़ा याद किया था, तो मुझे याद रहता वो हमेशा। ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी इज मीनिंग बेस्ड नॉट रोट बेस्ड।
कह रहा है बच्चों जो लॉन्ग टर्म, जो लंबे समय तक चीजें आप याद रखते हो ना, वो रट्टा मार के नहीं याद रख सकते, उनका कुछ ना कुछ मतलब समझ के है, मीनिंग बेस्ड होनी चाहिए वो। तो आपने उसका अर्थ समझ के जो चीजें आपकी मेमोरी में जाएंगी वो आपको लंबे समय तक याद रहेंगी, जिसका आपने रट्टा मार लिया वो लंबे लंबे समय तक याद नहीं रहेगी। ठीक है, ये कह रहा है। तो दीर्घकालिक जो स्मृति होती है वो अर्थपूर्ण अधिगम पर आधारित होती है, रट्टा मारने पर नहीं होती बच्चों। ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्ड फास्टर। सुव्यवस्थित तरीके से अगर कोई जानकारी आपके, देखो क्या होता है, वेल ऑर्गेनाइज का मतलब है कि इस स्टेप के बाद ये स्टेप आना चाहिए। जैसे तुमने पता होगा कि कहानी याद करना आसान है, क्योंकि कहानी के अंदर एक स्टेप, कहानी में क्या है, जो डाटा है वो वेल ऑर्गेनाइज मैटर में है। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई जानकारी, मतलब कोई घटना है, ठीक है, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, तो आप अगर एक ऑर्डर में जानकारी स्टोर है आपके ब्रेन में, तो उनको याद करना भी आसान है बच्चों, उनको याद करना भी आसान है। तो ये मतलब है, अगर रैंडमली कोई डाटा आपके ब्रेन में स्टोर है तो उसको रिकॉल करना मुश्किल हो जाता है। तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी है बच्चों। अब बात आए बच्चों लॉन्ग टर्म मेमोरी कितने प्रकार की होती है, तो कई प्रकार की लॉन्ग टर्म मेमोरी हो सकती है बच्चों। सबसे पहले होती है बच्चों डिक्लेरेटिव। ठीक है, इसे एक्सप्लिसिट मेमोरी भी कहते हैं, घोषणात्मक स्मृति कहते हैं। इसके फिर दो पार्ट होते हैं बच्चों, एक घटना से रिलेटेड, एक आंकड़ों से रिलेटेड। तो बच्चों डिक्लेरेटिव मेमोरी में क्या क्या आते हैं बच्चों, कोई भी तथ्य हो गया, कोई भी नाम हो गया, कोई भी डेट हो गई, जैसे आपका नाम, आपके दोस्त का नाम, कोई भी डेट, आपका डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, इस प्रकार की जानकारी, तथ्य कोई भी फैक्ट है, जैसे भारत की राजधानी इंडिया है, तो इस प्रकार के फैक्ट्स बच्चों। और जो ये कंसेप्ट दिया था लॉन्ग टर्म मेमोरी का बच्चों, ये एंडल टलविंग, ये व्यक्ति का नाम है, इन्होंने दिया था बच्चों। ठीक है, अब जो ये डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है बच्चों, ये लॉन्ग टर्म का ही टाइप है। ये दो प्रकार की होगी फर्दर। एक तो होती है बच्चों एपिसोडिक, जैसे सास बहू वाले नाटक है ना, इस एपिसोड के बाद ये आएगा, इसे घटनात्मक स्मृति कहते हैं। इसमें व्यक्ति के जीवन के अनुभव, क्योंकि घटना आपके जीवन में ही तो हुई होगी, तो जीवन के अनुभव से रिलेटेड है, आपके इमोशन से रिलेटेड है, समय और स्थान से जुड़ी होती है। भाई इस समय मैं उससे मिलने गया था इस जगह। ठीक है, उसके बाद है भाई सिमेंटिक, इसमें डाटा से रिलेटेड जानकारी होती है, जैसे कोई डेट आपको याद है, कोई फैक्ट याद है, इस प्रकार। सामान्य ज्ञान से रिलेटेड मेमोरी होती है बच्चों, इसमें आपके क्या होते हैं, अवधारणाएं, कंसेप्ट होते हैं, नियम होते हैं, तथ्य होते हैं, नॉट टाइम बाउंडेड। ठीक है, इसमें समय, भाई कोई भी डाटा है, भारत की राजधानी क्या है, इंडिया, तो इसमें समय से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मैं कहूँ भाई सबसे पहले आप स्कूल में कब गए थे, ठीक है, कौन से साल में गए थे, तो ये समय से रिलेटेड है, आपके जीवन की घटना है, तो एपिसोडिक है। ये बात ध्यान रखना। और सबसे ज्यादा ये दो ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई ये। ठीक है, अब याद रखना, डेट से रिलेटेड सिमेंटिक मेमोरी होगी, और जीवन की घटनाओं से है एपिसोडिक। ज्यादातर ये जो मैंने ऑरेंज कलर में लिखा है, ये बातें पूछी जाती है। तो डेट से रिलेटेड कोई भी बात कहेगा, डेट से रिलेटेड कोई भी डाटा से रिलेटेड बात करेगा, तो आप कहोगे सर सिमेंटिक मेमोरी है ये। ठीक है, सिमेंटिक, ठीक है, सिमेंटिक मेमोरी है, अर्थात्मक स्मृति है। और आपके जीवन की किसी भी घटना के बारे में बात करेंगे, एपिसोडिक मेमोरी है, इस प्रकार की। ठीक है, तो पहली जो टाइप है लॉन्ग टर्म मेमोरी की, वो डिक्लेरेटिव है, इसके दो पार्ट थे, एक तो एपिसोडिक और एक सिमेंटिक बच्चों। नेक्स्ट हमारे सामने है बच्चों प्रोसीजरल। प्रोसीजरल मेमोरी नॉन डिक्लेरेटिव, पहली थी डिक्लेरेटिव जिसके दो पार्ट थे, अब आगे प्रोसीजरल। ठीक है, प्रक्रिया, प्रक्रिया मूलक या अघोषणात्मक स्मृति, भाई वो घोषणात्मक थी, अघोषणात्मक थी। तो इसमें क्या क्या आएंगे बच्चों, कौशल, कोई भी स्किल, और कोई भी प्रोसीजर। स्किल वही भाई डांस करना, डांस में स्किल है एक बार, कोई भी प्रोसीजर, भाई प्रोसीजर का मतलब क्या है कि जैसे आप साइकिलिंग कर रहे हो, साइकिल चलाना, कार चलाना, टाइपिंग करना। ठीक है, तो इस प्रकार की मेमोरी जहां पे एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आएगा, यह चेतन प्रयास के बिना कार्य करती है बच्चों। ठीक है, तो कह रहा है कि जो प्रोसीजर मेमोरी है ना, ये अपने आप काम करेगी, आपको ज्यादा चेतन प्रयास का मतलब है, कई बार क्या होता है, जैसे मान लो आप साइकिल चलाना आपको आ गया, तो अब अगर आप ध्यान नहीं भी दोगे ना, तो अपने आप पैडल लगते रहेंगे, आपका हैंडल मुड़ता रहेगा, ऐसा कई बार होता है। तो आपको ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है, मतलब हमेशा सजग रहने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो ये चीज़ है। दिस मेमोरी वर्क विदाउट कॉन्शियस अवेयरनेस, तो बिल्कुल कंसंट्रेशन से करने की जरूरत नहीं है, ये इसमें एक प्रोसीजर छिपा होता है। जैसे मान लो कोई रोटी बना रहा, तो कोई कंसंट्रेशन करने की जरूरत नहीं, प्रोसीजर है इसमें। तो ये सारी चीज़ें बात हो, ठीक है। उसके बाद है बच्चों रिमेन इंटैक्ट इवन इन द एमनीसिया पेशेंट। तो भाई कई बार जो ये मेमोरी होती है ना हमारी प्रोसीजरल, इसके बाद ये होगा, तो ये बच्चों अगर आदमी की मेमोरी लॉस हो जाए तब भी ये जानकारी उसके दिमाग में रहती है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को कार चलाना आता है,
तो कार चलाना एक प्रोसीजरल काम है बच्चों, कि भाई कैसे गियर लगेगा। अगर वो सब कुछ भूल भी जाए तो वो कार चलाना नहीं भूलेगा। किसी को रोटी बनाना आता तो रोटी बनाना नहीं भूलेगा, किसी को डांस करना आता तो डांस करना नहीं भूलेगा। तो ये चीज़ें वो भूलता नहीं है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। ठीक है। स्मृति लोप, एमनीसिया में भी यह सुरक्षित रहती है बच्चों। एमनीसिया का वही मतलब है मेमोरी का लॉस बच्चों। ठीक है। तो अगर किसी को एमनीसिया हो जाए, स्मृति लोप हो जाए, तो कौन सी मेमोरी रहती है, तो आपसे कहेगा, तो आपको पता होना चाहिए प्रोसीजरल, ठीक है, नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी रहेगी बच्चों। उसके बाद बच्चों फ्लैश बल्ब मेमोरी, क्षणदीप स्मृति। फ्लैश बल्ब थोड़ी देर जला फिर बुझ गया बच्चों। तो ये अत्यधिक भावनात्मक आकस्मिक घटनाओं से संबंधित होती है बच्चों। ठीक है। आपकी कोई इमोशनल, आपके जीवन में कोई घटना है या अचानक कोई चीज होगी, उससे रिलेटेड मेमोरी को हम फ्लैश बल्ब मेमोरी कहते हैं। ठीक है। हाईली डिटेल्ड, बहुत विस्तृत होती है बच्चों। उदाहरण जैसे भूकंप आ जाना, आतंकी हमला हो जाना। ठीक है। जैसे कई बार लड़ाई हो जाते हैं ना, तो याद नहीं होता, जैसे लड़ाई होगी पति पत्नी की, तो पत्नी का याद है, तो मैं उस दिन तुमने ना मुझे ये कहा था भाग जाए यहाँ से। ठीक है। और मेरे घर वालों के बारे में भी कहा था। तो इमोशंस से जो जुड़ी है वो चीज़ें याद रखेगा, और हर एक छोटी छोटी बात भी बता देगा। उस दिन तुमने ये कहा था, तो सारा दिन खाना खाती रहती है, मोटी पड़ी रहती है, ऐसे ऐसी बातें। ठीक है। लड़ाई झगड़ा होता है, किसी काम का नहीं है, ये भी बात की थी, हाँ ये भी कहा था तूने, ऐसी। तो ये फ्लैश बल्ब मेमोरी है, किसी घटना से रिलेटेड, या एकदम कोई चीज़ हो गई, भाई भूकंप एकदम आएगा, आतंकवादी हमला एकदम आएगा, कुछ इमोशनल चीज़ें हो गई बच्चों। आप जिससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, उसने कुछ ऐसे शब्द कह दिए, कटु शब्द कह दिए, तो आप वो याद रखोगे हमेशा। इसे कहते हैं बच्चों फ्लैश बल्ब मेमोरी। ठीक है। ऑटोबायोग्राफिकल, तो ये तो आसान है, अपने बारे में। इसमें जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं व अनुभव शामिल होते हैं। जैसे आपको याद रहेगा कि स्कूल का पहला दिन मेरा क्या था। ठीक है। आप कभी किसी कंपनी में जॉब करते हो जहां आपकी अच्छी यादें जुड़ी हुई, आप याद रखोगे। या ठीक है। तो अपने जीवन की जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उनको, उस प्रकार की मेमोरी को हम ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी कहते हैं। आपकी शादी का पहला दिन, आपके दफ्तर का पहला दिन, आपके स्कूल का पहला दिन। ठीक है। पहली बार आपके पास फ़ोन आया, ऐसी ऐसी जानकारी हो सकता है याद रह सके। तो ये ज़्यादातर लंबे समय तक तभी याद रहेगा जब ये आपकी किसी भावना से जुड़ा हो, या तो आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार हुआ हो उस समय पे, या बहुत खराब हुआ हो, तब आपको याद रहेगा। यह प्राय भावनात्मक होती है। उदाहरण स्कूल का पहला दिन बच्चों। ठीक है। ये सब किसके पार्ट है? लॉन्ग टर्म मेमोरी के पार्ट हैं ये। उसके बाद बच्चों और भी प्रकार की मेमोरी होती है बच्चों। इम्प्लिसिट मेमोरी, इम्प्लिसिट मेमोरी होती है बच्चों जो हम चीजें जानबूझकर याद नहीं करते, अपने आप हमारे दिमाग में बैठ जाती है, उसे कहते हैं इम्प्लिसिट बच्चों। एक्टिव मेमोरी, प्रयास से स्मरण। ठीक है। तो एक्टिव मेमोरी वो होती है याद करने पर आपको याद आ जाए, उस प्रकार की मेमोरी को एक्टिव मेमोरी कहते हैं बच्चों। पैसिव मेमोरी, ठीक है, एक्टिव मेमोरी वो होती है जिसे हम, एक्टिव मेमोरी वो होती है जिसको प्रयास से हम मतलब जोर लगाकर याद करते हैं। जैसे आप मान लो कोई पर्सन टीचर ने याद करने के लिए दिया। ठीक है। इम्प्लिसिट वो होता है जो अपने आप चीजें हमें याद हो जाती है। एक्टिव मेमोरी वो होती है भाई जो हमें जोर लगाना पड़ता है जिसको याद करने के लिए। जैसे टीचर ने क्वेश्चन दिया, हमने 4-5 बार वो रिवाइज किया, तब आपको याद हुआ। पैसिव मेमोरी जो हमें याद नहीं करना पड़ता बच्चों। ठीक है। याद नहीं करना पड़ता अपने आप। ये भी इम्प्लिसिट और पैसिव का लगभग एक जैसी होती है। पैसिव में ये होता है कि आप चीज़ों को याद नहीं करते हो। जैसे जैसे रोज सुबह 8 बजे स्कूल जाते हो आप, तो आपको कुछ समय के बाद अपने आप पता चल जाएगा 8 बजे स्कूल जाना, आपने याद थोड़ी किया ये। ठीक है। आई विटनेस मेमोरी, जो आपने अपनी आंखों से देखा बच्चों। फॉल्स मेमोरी, जो गलत यादें आपके दिमाग में चली जाती हैं, फॉल्स मेमोरी। ठीक है। कल्पना से बनी स्मृति, कल्पना से बनी स्मृति, यानी आप कल्पना कर लेते हो, फॉल्स मेमोरी उसे कहते हैं बच्चों। लॉजिकल मेमोरी बच्चों, समझ आधारित। लॉजिकल मेमोरी का मतलब है कि ये चीज़ कैसे होगी, ये चीज़ कैसे होगी। ठीक है। लॉजिक क्या है इसके पीछे। जैसे पजल सॉल्व कर रहे हो, तो एक बार आप पजल सॉल्व कर दो तो आपको लॉजिक पता चल जाए, तो फिर आप कर दोगे उसको। उसके बाद भाई रोट मेमोरी, जो रट्टा मार के आप याद करोगे, जो लंबे समय तक आपको याद नहीं रहेगी। तो ये भी अलग अलग प्रकार की मेमोरी है बच्चों। उसके बाद बच्चों मेमोरी का उल्टा होता है चीज़ों को भूल जाना, जिसे हम कहते हैं बच्चों फॉरगेटिंग, विस्मृति। ठीक है। तो अब मेमोरी का अपोजिट हम चलेंगे, विस्मृति क्या होता है बच्चों? सीखी गई बातों को याद करने में असफलता। ठीक है। आपने कोई चीजें सीख तो ली थी, लेकिन जब आपने दोबारा याद करने की कोशिश की तो आप याद नहीं कर पाए। आपने क्वेश्चन याद तो कर लिया था, बच्चों के साथ होती ना, सर याद तो मैंने बहुत किया था, याद भी हो गया था, लेकिन आपको देख के मैं भूल जाता हूँ सर। तो इसको कहते हैं विस्मृति बच्चों। ठीक है। और कई बार बच्चों विस्मृति काम की भी होती है। जैसे आपके जीवन के अंदर दुखद या पीड़ादायक अनुभव का मन में दब जाना,
ये भी बच्चों विस्मृति है बच्चों, रिप्रेशन इसे कहते हैं। ठीक है, रिप्रेशन क्या होता है बच्चों? दुखद या पीड़ाजनक अनुभवों का मन में दब जाना बच्चों। ठीक है, तो क्या होता है कि भाई धीरे धीरे हमारा दिमाग क्या करता है, जो हमारी दुखद यादें होती हैं उसको भुला देते हैं। जैसे किसी के मदर फादर का एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, तो कुछ समय तक तो वो दुखी रहेगा, धीरे धीरे हमारा ब्रेन उन घटनाओं को भूलने की कोशिश करेगा। तो दुखद यादें, जो हमारी पीड़ादायक यादें हैं, उनको भुला देना काम की बात है बच्चों। ये कई बार चीज़ें भूल जाना भी फायदेमंद होता है। ठीक है, काम की चीज़ भूल जाओ तो दिक्कत है, लेकिन दुखद यादें भूल जाओ तो यहाँ पे फायदा है हमें। विस्मृति का अर्थ हमेशा स्मृति का स्थायी नाश नहीं होता, कई बार यह पुनः स्मरण की असफलता होती है। कई बार क्या कह रहा है कि जो हमारे पास फॉरगेटिंग है ना, इसका ये मतलब नहीं कि मान लो आपको ने कोई चीज़ याद की थी, अब टाइम पे आपको याद नहीं आई, वो आप उसे रिकॉल नहीं कर पाए, लेकिन कुछ समय बाद आपको दोबारा याद आ गई। तो ये मतलब है कि फॉरगेटिंग का ये मतलब नहीं कि हम आप उसे परमानेंट तरीके से भूल गए और समय पे याद नहीं आया आपको, समय पे याद नहीं आया। कई बार जैसे हम पार्टी में गए, तो मेरे दोस्त ने कहा यार बताइए उस होटल का नाम यार जिससे हम वो खाना ऑर्डर ऑर्डर करते थे, मेरे को याद नहीं आया। और फिर जब उन्होंने ऑर्डर कर लिया, हाँ फिर याद आ गया यार वो नाम था, तो कुछ समय बाद याद आ गया, टाइम पे याद नहीं आया। तो हमेशा ये नहीं कि आप परमानेंट भूल गए, हो सकता है कुछ समय के लिए भूल जाओ फिर आपको याद आ जाए। विस्मृति कभी कभी उपयोगी भी हो सकती है, जैसे अनावश्यक या पीड़ादायक बातें भूलना, ये मैं ऊपर बता चुका हूं। इसको रिप्रेशन कहते हैं बच्चों। ठीक है, रिप्रेशन, रिप्रेशन होता है अपने आप भूल जाना, मतलब हमारा दिमाग अपने आप भूल जाएगा। उसके बाद बच्चों भाई फॉरगेटिंग के भी टाइप है, मुख्य रूप से दो टाइप बच्चों। एक्टिव फॉरगेटिंग, जानबूझकर चीजें भूलना, और पैसिव फॉरगेटिंग, अपने आप भूल जाना बच्चों। ठीक है, आप जानबूझकर चीजें भूल जाओ। ठीक है, जैसे किसी ने काम बताया था कि ये काम करना, और वो इतना इंपॉर्टेंट बंदा नहीं था आपके लिए, आप उस थोड़ी देर में अपने काम में उलझ गए, आपको जानबूझकर उसकी बातें आप भूल गए बच्चों। व्हेन ए पर्सन कॉन्शियसली ट्राई टू फॉरगेट समथिंग, ठीक है, ऐसा हो सकता है। या ज्यादातर जो एक्टिव फॉरगेटिंग होती है ना, जो हम दुखद चीजें भूलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे होता नहीं कि भाई मूवीज के अंदर भाई धोखा दे दिया, तो उसको भूलने के लिए हीरो बाहर हिल स्टेशन में घूमने चला गया, मैं खाने में चला गया, उसको भूलने की कोशिश कर रहा है, जानबूझकर भूलने की कोशिश कर रहा है, इसे कहते हैं एक्टिव फॉरगेटिंग। तो ज्यादातर हम जानबूझकर उन चीजों को भूलने की कोशिश करते हैं, या तो हमारे काम की नहीं है, या उनके साथ हमारे दुखद अनुभव जुड़े हुए हैं बच्चों, जब व्यक्ति किसी बात को जानबूझकर भूलने का प्रयास करे बच्चों। पैसिव फॉरगेटिंग का मतलब है कि अपने आप भूल गए, आपने कोशिश नहीं की भूलने की। ठीक है, व्हेन फॉरगेटिंग अकर विदाउट एनी कॉन्शियस इफेक्ट, आपने कोशिश नहीं की, जोर नहीं दिया आपने भूलने के लिए, जब व्यक्ति बिना किसी प्रयास के किसी बात को भूल जाता है बच्चों। ठीक है, एक्टिव फॉरगेटिंग इज ऑफन रिलेटेड टू द रिप्रेशन और इमोशनल कंट्रोल बाई। तो वही कहा मैंने, जानबूझकर हम उसी चीज को भूलने की कोशिश करते हैं जो रिप्रेशन, दुखद यादों से जुड़ा हुआ हो या आपकी भावनाओं से जुड़ा हुआ हो। पैसिव फॉरगेटिंग इज यूजुअली ड्यू टू द लैक ऑफ यूज ऑफ टाइम गैप। तो जो ये हमारी पैसिव फॉरगेटिंग इसलिए होती है, जैसे आपने कोई क्वेश्चन याद किया था 10 दिन पहले, अब आपको याद नहीं है, तो आपने उसको रिवाइज नहीं किया, टाइम गैप, समय के साथ भूल गए आप। तो ये तो समय के साथ भूल गए, ये आप जानबूझकर भुलाने की कोशिश कर रहे हो दुखद यादों को। ठीक है, तो एक्टिव जानबूझकर भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, पैसिव अपने आप भूल गए, बस कहानी खत्म। उसके बाद है भाई भूलने के क्या कारण है, विस्मृति के क्या क्या कारण हो सकते हैं बच्चों। रुचि एवं ध्यान की कमी, या तो आपका उस चीज में इंटरेस्ट नहीं है, या जब आप उसे याद कर रहे थे आपने ध्यान से याद नहीं किया। ठीक है, आपने गलत तरीके से उसे याद कर लिया। ठीक है, रॉन्ग मेथड। उसके बाद भाई थकान की वजह से भी हमारे दिमाग पर, हमारी मेमोरी पर फर्क पड़ता है, हम चीजें भूल जाते हैं बच्चों। लैक ऑफ रिपीटेशन, रिपीट नहीं किया आपने, रिवाइज नहीं किया। ठीक है, इमोशनल इमोशनल डिस्टर्बेंस, भावनात्मक अशांति, जैसे टीचर क्लास में पढ़ा रहा है और तुम्हें घर 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 के प्रॉब्लम की वजह से टेंशन में हो, तो तुम्हारा दिमाग ही नहीं लगेगा, याद ही नहीं कर पाओगे आप, या जो चीज़ बता रहा है टीचर थोड़ी देर बाद भूल जाओगे। तो अगर आप इमोशनली इम्बैलेंस हो, डिस्टर्ब हो, तब भी चीज़ें याद नहीं कर पाओगे, भूल जाओगे। इफेक्ट ऑफ टाइम, समय के साथ आप चीज़ें भूल गए, समय बहुत ज़्यादा हो गया था, भूल गए आप। मेंटल इलनेस, आपको किसी प्रकार का मानसिक बीमारी है भूलने की। ठीक है, और सप्रेशन, विचारों का दमन। तो भाई सप्रेशन होता है जानबूझकर, सप्रेशन होता है भाई विचारों को आपने दबा दिया। ठीक है, विचारों का दमन, आपने जानबूझकर दबा दिया उन चीजों को, कोशिश की धक्के से उन्हें भूलने की बच्चों, सप्रेशन। उसके बाद बच्चों थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग, दो तीन थ्योरी है, याद रखना, ये पहली वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो एम्बिगोस, एम्बिंग एम्बिंगहॉस, एम्बिंगहॉस है ये, फॉरगेटिंग करो बच्चों।
तो ये व्यक्ति का नाम है बच्चों, ठीक है। तो एबिंगहॉस या एम्बिंगहॉस जो भी तुम कहते हो, एबिंगहॉस, एबिंगहॉस फॉरगेटिंग कर्व, ये एक व्यक्ति है, इसने ये थ्योरी दी थी। तो इसने कहा था भाई समय के साथ हम चीजों को भूलते हैं बच्चों, ठीक है। तो प्रारंभ में जो भूलने की दर है वो अधिक होती है, समय के साथ साथ विस्मृति की गति धीमी हो जाती है। इसका मतलब है जैसे मान लो आपने कोई चीज पढ़ रहे हो या लिख रहे हो, कोई भी चीज आप याद कर रहे हो, तो शुरू शुरू में उसको भूलने के चांसेस ज्यादा है। जैसे जैसे समय बीतता रहेगा आप कम भूलोगे, ये कर्व देखो, ठीक है। तो शुरू में आप तेजी से भूल रहे थे, धीरे 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 ये कर्व आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, ये। तो थोड़ा समय देखो। तो विस्मृति का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन भाई, जो ये बच्चों हमारे पास एबिंगहॉस है, जो इन्होंने सबसे पहले बच्चों फॉरगेटिंग का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया था। प्रारंभिक घंटों में सबसे अधिक विस्मृति होती है, शुरू शुरू में चीजें हम ज्यादा भूलते हैं, और पुनरावृत्ति रिपीटेशन के बाद यानी रिवाइज करने के बाद हम चीजें कम भूलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक इस कर्व को देखो बच्चों, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में अगर आप कोई चीज कर रहे हो तो शुरू में भूलने की, आपने पहले दिन कोई चीज पढ़ी, आप भूल गए, फिर दूसरे दिन पढ़ी, दूसरे घंटे, समय बीतने के साथ साथ भूलने की जो आदत है वो कम होती रहेगी। और इस कर्व में यहाँ पे 31वां दिन है बच्चों, 31 दिन, 21 इसमें अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो 21% चांस रह जाते हैं भूलने के, अगर आप एक महीने तक कोई चीज कर लो तो, ठीक है। तो अगर आपने एकदम कोई चीज की, थोड़ी देर बाद आप भूल जाओगे, लेकिन बार 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 समय बीतने के साथ वो चीजें जो भूलने की आपकी जो पावर है वो कम होती रहेगी। तो समय के साथ साथ ये नहीं है कि भैया आज आपने पढ़ा और 31 दिन बाद आप उसे भूलोगे, नहीं, ये नहीं। आप चीजों रिपीट में कर रहे हो, ठीक है। आपने आज लेसन पढ़ा, फिर कल भी पढ़ा, परसों भी किया, तो आज आपने पढ़ा आपको कम याद हुआ, कल पढ़ोगे थोड़ा ज्यादा याद होगा। तो जो ये भूलने का जो ग्राफ है ये नीचे आता रहेगा। तो एक महीने तक अगर आप वो चीज करोगे तो फिर आपको उसकी आदत हो जाएगी, सुनिए ना आपने। तो फिर केवल 20% चांस है कि आप उसको भूलोगे, अगर आप एक महीने तक कोई चीज कर लो तो ये है बच्चों आपका, हाँ, एबिंगहॉस का फॉरगेटिंग कर्व, ये ग्राफ को कहते हैं बच्चों। तो इन्होंने सबसे पहले बच्चों फॉरगेटिंग के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन किया, और इन्होंने कहा कि शुरू शुरू में जब हम पढ़ते हैं तो शुरू शुरू में चीज़ें हम जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन जैसे समय बीतता रहता है तो भूलने की जो हमारी कैपेसिटी है वो कम होती रहती है। यानी अगर हम चीज़ें रिपीट में करते रहें बार बार तो समय बीतने के साथ हम कम भूलेंगे चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद है बच्चों ट्रेस डिके थ्योरी। ट्रेस डिके थ्योरी बिल्कुल सिंपल सी है बच्चों। कोई भी घटना, कोई भी जानकारी हमारे दिमाग में स्टोर होती है, उसके ट्रेस होते हैं, निशान होते हैं, चिन्ह होते हैं, और समय के साथ साथ ये चिन्ह दिमाग से मिट जाते हैं। तो ये ट्रेस डिके है, ठीक है। तो अधिगम मस्तिष्क में एक स्मृति चिन्ह बनाता है बच्चों। जब भी कोई घटना होती है वो एक सिंबल के रूप में हमारे दिमाग में स्टोर होता है, उसी को ट्रेस कहते हैं बच्चों। यदि उसका बार बार उपयोग ना हो तो वह चिन्ह क्षीण हो जाता है। अगर आपने कोई जानकारी अपने ब्रेन में स्टोर कर रखी है और बार बार आप उसका यूज नहीं कर रहे हो, लंबे समय तक आपने उसका यूज नहीं किया, तो दिमाग उसको मिटा देगा। अभी इस थ्योरी में ये थ्योरी में कंफ्यूज मत हो ना, ठीक है। जो हमारे पास जो ये एबिंगहॉस फॉरगेटिंग कर्व है, इसने क्या कहा था, अगर हम चीजें लगातार करते रहेंगे, यहाँ पे चीजें लगातार करनी है, ये नहीं कि एक दिन करके भूल गए। तो अगर हम चीजें लगातार करते रहेंगे तो एक महीने के बाद जैसे समय बीतता रहेगा हमें भूलने की आदत कम हो जाएगी, क्योंकि हम लगातार कर रहे हैं वो। और यहाँ ये कह रहा है कि अगर आपने एक बार कोई चीज कर ली और आपने लंबे समय तक कोई जानकारी दोबारा यूज नहीं की, तो समय के साथ साथ आपके दिमाग से उसका ट्रेस, उस घटना की जानकारी, चिन्ह हट जाएंगे बच्चों, ठीक है। और जो ये ट्रेस डिके थ्योरी है ना, ये सबसे पहले दी गई थी बच्चों फॉरगेटिंग के बारे में। तो फॉरगेटिंग के बारे में सबसे पहली थ्योरी थी, ठीक है। उसके बाद है भाई, यहाँ पे भी वही बात कर रहा है, रिवाइज करोगे, रिपीटेशन करोगे तो पुनरावृत्ति स्मृति चिन्ह को मजबूत बनाती है। तो यहाँ पे भी वही बात हो गई। उसके बाद है बच्चों इंटरफेरेंस थ्योरी। ये भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इंटरफेरेंस थ्योरी का मतलब है एक जानकारी दूसरी जानकारी को हटा दे, एक जानकारी दूसरी जानकारी को हटा दे। बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखो, तुम्हें किसी से प्रेम था, मोहब्बत थी, ठीक है। अब उसने तुम्हें धोखा दे दिया और कुछ समय बाद तुम्हें किसी और से प्रेम हो गया। तो जिस नए व्यक्ति या नए मेल या फीमेल से आपको प्रेम हुआ है वो पहले से भी बढ़िया था। तो धीरे धीरे हम क्या करोगे, पुरानी एक्स को भूल जाओगे। तो इसको कहते हैं बच्चों इंटरफेरेंस थ्योरी, ठीक है। एक स्मृति दूसरी स्मृति में बाधा डालती है बच्चों। तो एक प्रकार की मेमोरी दूसरी प्रकार की मेमोरी में बाधा डाले। जैसे नया आने के बाद पुराने को भूल गए, या नए को आप याद नहीं कर पा रहे हो, पुराना ही याद रह रहा है। तो दो प्रकार की बातें हो सकती है यहाँ पे।
एक तो हो सकता है भाई प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, अग्रलक्षी अवरोध, ठीक है, पुराना ज्ञान नए ज्ञान में बाधा डालता है, पुराना ज्ञान नए ज्ञान में बाधा डालता है, पुरानी चीज नए चीज को सीखने में दिक्कत कर रही है। जैसे आपने हिंदी सीखी है और आपको, या हिंदी नहीं सोचो, हरियाणवी आपने सीख ली, अब हरियाणवी के बाद आप हिंदी सीखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में तो हरियाणवी बैठी हुई है। अब आप जैसे ही हिंदी बोलने की कोशिश करते हो, आपके वर्ड मुंह से हरियाणवी वर्ड निकलते हैं, यानी जो पुराना ज्ञान था जो पहले से सीखा हुआ है वो नए को सीखने में दिक्कत दे रहा है, ठीक है। एक होती है बच्चों रिट्रो एक्टिव इंटरफेरेंस, पूर्व लक्ष्य अवरोध बच्चों। नई लर्निंग इंटरफेयर विद ओल्ड, नया ज्ञान पुराने ज्ञान को भूलने का कारण बनता है बच्चों। अब रिट्रो एक्टिव में नया पुराने को भुला देगा और प्रोएक्टिव में पुराना नए को याद नहीं होने देगा, दोनों में फर्क है, ठीक है। तो जो मैंने अभी तुम्हें प्रेम मोहब्बत वाला उदाहरण दिया ना, कि भाई आपको किसी से प्रेम था, उसने आपको धोखा दे दिया, फिर आपको नए व्यक्ति से प्रेम हो गया, तो नए व्यक्ति के जीवन में आने के बाद आप पुराने को भूल गए, तो नए ज्ञान ने पुराने ज्ञान को भूलने में हेल्प किया, तो रिट्रो एक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं बच्चों इसको। रिट्रो, रिट्रो का मतलब पुराना होता है, तो रिट्रो एक्टिव, नया ज्ञान पुराने ज्ञान को भूलने का कारण बनता है बच्चों, तो रिट्रो एक्टिव इंटरफेरेंस। और प्रो एक्टिव का मतलब क्या होता है, ओल्ड लर्निंग, जो पुराने वाला याद रह रहा है, नया वाला याद नहीं हो रहा आपको, ठीक है। जैसे मान लो कई बार होता है ना भी किसी व्यक्ति को पुरानी चीजें अभी मैंने याद का जो क्या ये लैंग्वेज वाला याद रख लो, व्यक्ति से भी याद रख सकते हो, तो लैंग्वेज वाला ही याद रखना। भाई पुरानी चीज़ आपने सीख रखी है, बार बार वही आपकी आ रही है, हरियाणवी है, हिंदी सीखने की कोशिश कर रहे हो, बार बार मुंह में हरियाणवी आ रही है, इस प्रकार की बात है। अब इन दोनों में से कौन ज़्यादा डोमिनेट करेगा बच्चों? देखो प्रकृति का नियम है, ठीक है, पुराने को भूलने की आदत है, तो जहां पे नया ज्ञान पुराने ज्ञान को मिटा देगा वो ज़्यादा डोमिनेंट है बच्चों। तो ज़्यादातर रिट्रो एक्टिव लर्निंग होती है बच्चों, रिट्रो एक्टिव, यानी नया ज्ञान पुराने ज्ञान को भूलने का कारण बनता है। तो ज़्यादातर व्यक्ति रिट्रो एक्टिव इंटरफेरेंस, यानी ज़्यादातर ये होगा कि नया आपके जीवन में आ गया, पुराने को भूल जाओगे, पुराने को याद करना कम होगा, ठीक है। तो प्रो का मतलब क्या है भाई? प्रो का मतलब होता है पहले का, तो आपको पुराना याद रह रहा है, पुराना याद रह रहा है, नया नहीं याद कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, ये तो है प्रोएक्टिव। और रिट्रोएक्टिव का मतलब है, ठीक है, पूर्व लक्ष्य है, ये अग्र लक्ष्य है। तो रिट्रोएक्टिव का क्या मतलब है बच्चों? आप पुराना भूल गए, नया याद हो गया आपको, नया ज्ञान पुराने ज्ञान को भूलने का कारण बनता है। तो आपके जीवन में नया याद हो गया, नया याद, पुराना भूल गए। तो जब आप पुराना भूल जाओगे, नया याद रखोगे, तो इसे कहेंगे रिट्रोएक्टिव, यानी नए नए बंदे ने पुराने बंदे को भुला दिया। और यहाँ उल्टा है, पुराना याद हो रहा है, नया याद नहीं हो रहा है, ठीक है। और ज़्यादा कौन सा होता है बच्चों? रिट्रोएक्टिव होता है, नया कोई आपके जीवन में आ गया तो आप पुरानों को भूल जाते हो। ये बच्चों नियम है प्रकृति का, और इंसान भी इसी नियम का पालन करता है बच्चों। तो यहाँ बच्चों ये मेमोरी का पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, और ये क्लास बच्चों यहीं तक होगी। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।